अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट डिस्कशन था वो प्रोटीन के ऊपर ही हो रहा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. Proteins have been classified in several ways. The following classification is based upon physicochemical properties of protein. ये क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम मिला लें तो क्या बन जाता है? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी है, उसका क्रिस्टल किसकी तरह का है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। A protein may belong to one of the three types. प्रोटीन क्या होते हैं? उसकी 3 टाइप्स होते हैं। एक सिंपल प्रोटीन होती है, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। On hydrolysis, this protein yield only amino acids are their derivatives. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इन्होंने क्या देना होता है? बस अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं या फिर अमाइनो एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर जो पाई जाती है वो होती है एल्ब्यूमिन। सही है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। These are water-soluble proteins and occur in both plant and the animal kingdom. वाटर के अंदर हल हो जाती हैं, पानी के अंदर हल होती हैं, और प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद होती हैं। इसके एग्जाम्पल कहाँ पे हैं? एग्जाम्पल था सीरम अल्ब्यूमिन, ओवल अल्ब्यूमिन। ओवल अल्ब्यूमिन का क्या मतलब है? सीरम का तो सिंपल मतलब है कि जो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर साथ जो प्लाज्मा है उस सीरम के अंदर ये मौजूद होती हैं। ओवल अल्ब्यूमिन क्या होती है? कि जो अंडे के अंदर मौजूद होती है। लैक्टल अल्ब्यूमिन क्या है? ये जो है ये दूध के अंदर मौजूद होती है। एंड लेग्यूम इन प्लांट्स, और प्लांट में जो भी दालें वगैरह आती हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है। ग्लोबुलिन, अच्छा इन दोनों का स्ट्रक्चर भी देख लें। जो अल्ब्यूमिन्स हैं और ग्लोबुलिन्स हैं, अब इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? ये है इन दोनों का स्ट्रक्चर। दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। और ये क्या कह रहा है कि ये क्या है? ये अल्ब्यूमिन है और ये क्या है? ग्लोबुलिन है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा ओपन होता है, और ये क्या होती है? ज्यादा इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के साथ ये मिले हुए हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? These are insoluble in water but soluble in the dilute salt solutions and are heat coagulable, यानी हीट से coagulate हो जाते हैं। coagulable to a variable extent। क्या कह रहा है कि ये वाटर के अंदर insoluble होते हैं और किसके अंदर soluble होते हैं? डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी किसी भी चीज का साल्ट का सॉल्यूशन अगर वो डाइल्यूटेड फॉर्म है, कंसंट्रेटेड नहीं है, यानी उसके अंदर जो सॉल्ट है उसकी मिकदार क्या है? कम है, तो उसके अंदर ये सॉल्युबल है, लेकिन पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है। और जब इनको हम हीट अप करते हैं इन प्रोटीन्स को, तो क्या हो जाती हैं? कोएगुलेबल होती हैं, कि एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, कोएगुलेट हो जाती हैं, जम जाती हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल्स। ठीक है, ये किस में मौजूद होती हैं? बस एनिमल्स के अंदर मौजूद होती हैं, प्लांट के अंदर मौजूद नहीं, सॉरी प्लांट के अंदर भी मौजूद होती हैं, जैसे लेग्यूमिन है। तो क्या कह रहा है? इसमें लैक्टोग्लोबुलिन है, जैसे कि जो दूध के अंदर होगी। मायोसिन इन मसल, मायोसिन और एक्टिन क्या होते हैं पीछे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो मायोसिन जो मसल के अंदर मौजूद होती है उसमें है, और वो ग्लोबुलिन क्या है कि जो अंडे के अंदर मौजूद होती है, सीरम ग्लोबुलिन, और जो सीरम के अंदर मौजूद होगी, और प्लांट के अंदर लेग्यूमिन। ठीक है, तो ये एल्ब्यूमिन भी और ग्लोबुलिन भी लेग्यूम, प्लांट के लेग्यूम के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर रिच इन हिस्टिडीन। इसके अंदर हिस्टिडीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। हमने पढ़ा था ना कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। तो हिस्टिडीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है, बट आर नॉट बेसिक। ठीक है, दे यूनाइट विद हीम टू फॉर्म हेमोग्लोबिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो है वो किसके अंदर मौजूद होती है? हेमोग्लोबिन, जैसे नाम से भी जाहिर हुआ ग्लोबिन। ठीक है,
तो hemoglobin of the different species differ only with respect to globin, but the heme part is the same in all cases. क्या कह रहा है कि अगर hemoglobin हम देखें कि हमारी और जानवरों की hemoglobin में क्या फर्क आ रहा है, तो वो globins का फर्क आ रहा है, यानी इसके स्ट्रक्चर का, क्योंकि हमारे में और जानवरों में या जो ग्लोबिन्स मौजूद हैं वो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर की हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो हेम पार्ट है वो तो सेम होता है, एक जैसा होता है, लेकिन जो ग्लोबिन पार्ट है वो जो है वो डिफरेंट होता है। अब हेमोग्लोबिन करती क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसका बहुत बुनियादी काम है हमारे जिस्म के अंदर, तो एक दफा इसको देख लेते हैं। The major functional component of the red blood cell is the oxygen carrying protein hemoglobin. This molecule makes up 90% of the cell's structure. हेमोग्लोबिन जो है वो 90% बनाते हैं। इसके अंदर 4 हीम रिंग्स हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो आयरन है ना, उसने क्या करना होता है, बाइंड करना होता है ऑक्सीजन को, तो इस वजह से क्या करती है हेमोग्लोबिन, इसने ऑक्सीजन को लेके जाना होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती है जिस्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा माउथ तक पहुंचाती है, ताकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल कर सकें, उसको माहौल के अंदर खारिज कर सकें। क्या कह रहा है कि आयरन लेवल जो है ना, इसलिए आपने देखा होगा मार्केट में जो आ रही होती हैं फोलिक एसिड की और आयरन की गोलियां आ रही होती हैं, तो क्या कह रहा है आयरन बड़ा जरूरी है हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को कैरी करने के, क्योंकि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है किसका, हेमोग्लोबिन का। अच्छा, प्रोलामीन्स, प्रोलामीन्स क्या होती हैं, दीज आर सॉल्युबल इन 70 to 80% इथेनॉल बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इथेनॉल यानी अल्कोहल के अंदर तो ये सॉल्युबल होती हैं, लेकिन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल 70 to 80% इथेनॉल के अंदर तो सॉल्युबल है, लेकिन जो प्योर बिल्कुल 100% जो अल्कोहल है उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होती। Examples are gliadin of wheat and zein of maize, and these are rich in amino acids. अच्छा, क्या कह रहा है कि प्रोलीन इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद होती है, ठीक है। तो बेसिक इसका क्या कंपोनेंट है, प्रोलीन, बट डेफिशिएंट इन लाइसिन, इसके अंदर लाइसिन मौजूद नहीं होती। अब प्रोलीन के जो सोर्सेज हैं या प्रोलीन जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद होती है, हमने वीट का तो पढ़ा, मेज का भी पढ़ा, देखें ये वीट के अंदर होती हैं, यानी वीट के ग्रेन के अंदर जो दाने होते हैं, कॉर्न ग्रेन के अंदर भी हैं, और ये आगे इसकी अब फिर रिलेटेड नहीं है लेकिन पढ़ लिए बार्ले एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोलीन की डिफरेंट क्या है एग्जाम्पल है। ग्लाइडिन है और ग्लूटिन किसके अंदर मौजूद होगी, इसी तरह जीन है और कैफेरीन है और हार्डिन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी प्रोलामीन की एग्जांपल्स हैं। आगे है हिस्टोन्स। These are very strongly basic proteins as they are rich in arginine, ठीक है। कि अर्जिनिन और ग्लाइसिन ये याद रखना, ये बेसिक बिल्कुल बेसिक अमाइनो एसिड्स है। तो क्या कह रहा है कि ये बेसिक प्रोटीन है। In combination with deoxyribonucleic acid, they form nucleoproteins. ठीक है, जब ये डीएनए के साथ मिलती हैं तो क्या बनाती है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं। आगे इनको न्यूक्लियोहिस्टोन्स भी कहते हैं। The association of DNA and histones give rise to complexes called nucleosome. तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम्स। अच्छा, प्रोटामीन्स है नेक्स्ट। These are present in sperm cell like histones. क्या कह रहा है, हिस्टोन की तरह ये भी sperm cell के अंदर भी मौजूद होती हैं। They form nucleoproteins with nucleic acids and are rich in arginine. इनके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड भी बनेंगे साथ, और इसके अंदर भी क्या होगा, आर्जिनिन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। इन दोनों के अंदर आर्जिनिन जो है वो मौजूद होती है, हिस्टोन के अंदर भी और प्रोटामीन्स के अंदर भी। दोनों में बेसिक डिफरेंस किसका आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड का। प्रोटामीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड भी बनाती है अलॉन्ग विद इसके साथ साथ न्यूक्लियो
प्रोटीन्स के साथ साथ। These proteins lack in both टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, इसके अंदर टायरोसिन भी मौजूद नहीं होती और ट्रिप्टोफेन भी मौजूद नहीं होती। ये दोनों क्या है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, इसमें टायरोसिन भी अमीनो एसिड भी नहीं है और ट्रिप्टोफेन भी नहीं है। नेक्स्ट है अल्ब्यूमिनॉइड्स। These are also called scleroprotein. Sclero का क्या मतलब है, हार्ड, एंड occur only in the animal, they do not occur in the plants। कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि प्लांट सेल में बिल्कुल मौजूद नहीं होती, तो क्या है, अल्बिनोइड्स। अल्ब्यूमिनॉइड्स के अंदर अगर हम देखें, दिस प्रोटीन इंक्लूड कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। अब कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन कहाँ कहाँ मौजूद होती है? कोलेजन क्या होता है, स्किन रिपेयरिंग की, जब हमारी स्किन में कट शायद पड़ जाती हैं, दाने निकल आते हैं, तो क्या होता है, कोलेजन के जरिए। कोलेजन का क्या रोल है नई स्किन को बनाने में। इलास्टिन का क्या होता है, हमारे जो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी जितनी आ रही है कि हम अपने बाजू मूव कर सकते हैं, इधर उधर अपने टांगे कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। कैरेटिन कहाँ मौजूद होती है? कैरेटिन होती है आपके बालों के अंदर और आपके नेल्स के अंदर, ठीक है, नाखूनों के अंदर होती है। नेक्स्ट है कंपाउंड आर द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। In these molecules, the protein is attached or conjugated to some non-protein groups which are called as prosthetic group. क्या होता है इसमें, प्रोटीन जो है किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ मिली हुई है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कोई भी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसकी जो एग्जांपल है या टाइप्स ही हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, यानी इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स आ जाएंगी, फास्फोप्रोटीन यानी फास्फोलिपिड्स होंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी डीएनए के साथ होंगी, लिपोप्रोटीन्स यानी लिपिड साथ लगे होंगे, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होंगे, फास्फो के अंदर क्या था, फास्फेट ग्रुप। अच्छा, क्रोमोप्रोटीन्स क्या होती हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम के साथ लगी होंगी, मेटेलोप्रोटीन किसी मेटल के साथ लगी भी होंगी। डिराइव्ड प्रोटीन्स, this class of the proteins includes substances which are derived from simple and conjugated proteins। ठीक है, सिंपल भी हैं और conjugated proteins भी इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, हमारी जो जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनका अगर हम देखें, जो डिराइव प्रोटीन है, तो क्या कहते हैं इसके अंदर बेसिक क्या डिफरेंस है, इसके अंदर क्या होती है, डीनेचरेशन होती है, ठीक है, प्राइमरी के अंदर, और इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। दो इसकी किस्में हैं जो सब डिवाइड हुई हुई हैं, क्या, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, दीज आर सिनोनिम्स विद डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है, के डीनेचर्ड प्रोटीन की तरह की हैं, और डीनेचुरेशन टेक्स प्लेस व्हेन सम और ऑल ऑफ द क्रॉस लिंकेजेस व्हिच नॉर्मली कीप द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इंटैक्ट और स्प्लिट। क्या कह रहा है कि डीनेचुरेशन कब होती है, जब जो लिंकेज है यानी एस पेप्टाइड बॉन्ड की बनी होती है ना प्रोटीन, जब वो टूट जाएंगे तो क्या होगा कि ये वाली डीनेचुरेशन हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगे ये जब, ठीक है। तो जब भी प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे यानी टूट जाएंगे, उनके दरमियान जो बॉन्ड है या लिंकेज है, तो क्या हो जाएगी, वो डीनेचर हो जाएगी, और इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, जो कि डीनेचर्ड प्रोटीन है। Secondary derived protein, these substances are intermediate formed in progressive hydrolysis of protein molecule। जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल की बार बार हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उसके दरमियान जो इंटरमीडिएट क्या होता है, दरमियान वाली चीज। अब इंटरमीडिएट को आप किस तरह समझ सकते हो कि देखें, ये अब कोई भी आपके पास एक चीज है, ये समझ ले ये 3 अमीनो एसिड है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो है ये टूट गए, जब इन ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला, ये जो है ये टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दो चीजें रह जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली जब दो चीजें रह जाएंगी तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब ये इसका बॉन्ड दोबारा टूटेगा तो क्या हो जाएगा कि दोनों जो अमीनो एसिड ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या है, ये जो दरमियान वाली चीज बन रही है ये क्या है, इसका इंटरमीडिएट है। These they are of different sizes and different amino acid composition and are roughly grouped according to their molecular size। अब क्या कह रहा है कि ये क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के साइज होते हैं, ठीक है, साइज उनका चेंज होता है, उनकी जिस चीज से बनी होती है वो अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और
क्या था, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर रफली ही हम इसको डिवाइड करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। इसमें प्रोटियोजेज हैं, पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं और ओलिगोपेप्टाइड्स हैं। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स किससे बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन की, यानी जो प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? अमाइनो एसिड से। तो ये देख लेते हैं। Amino acids. Introduction. Amino acids are bifunctional organic compounds containing carboxylic and amino group either at the same carbon atom or at the nearby carbon atom. ये अमीनो ग्रुप है, These ये are the कार्बोक्सिल ग्रुप monomers है। of proteins. The amino acid in which an NH2 group is attached to the carbon atom alpha carbon adjacent to a COOH group are called alpha amino acids, while in beta amino acids, these groups are present at successive carbon atoms. Natural proteins can be broken down into about 20 different alpha amino acids. क्या कह रहा है कि जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली अगर हम उनको तोड़ें तो क्या होता है, 20 किस्म के अमीनो एसिड्स में तब्दील हो जाती है। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जैसे इंटू से घर बनता है, मैंने यही आपको बताया था, इंटू से घर बनता है, तो इसी तरह क्या है, अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो क्या बनेंगी? प्रोटीन। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। Amino acids are the monomer of a biopolymer which is called as proteins. अब क्या कह रहा है कि ये मोनोमर है किसी बायोपोलीमर को। ठीक है, यानी एक बड़ी चीज को तोड़ने जो छोटी चीज बनती है वो क्या होती है? मोनोमर होती है। जब वो बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है, जैसे कि प्रोटीन है। They form proteins by a biochemical bond called peptide bond or peptide linkage. किसके जरिए बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के जरिए। Various number of the amino acid join to one another with a peptide bond to form protein, and there are 20 different types of amino acids, but with different combination they form different kinds of protein. क्या कह रहे हैं कि जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो डिफरेंट किस पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए तो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन बनती है, और जब हम उनको तोड़ते हैं तो अमीनो एसिड बनते हैं 20 किस्म के, लेकिन चूंकि इनके कॉम्बिनेशन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कोई दो तीन अमीनो एसिड किसी में जुड़े हुए हैं, कोई किसी में जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है? डिफरेंट किस्म की हमें प्रोटीन्स जो है वो मिल जाती हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है? द अमीनो एसिड हैज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स अ सेंट्रल अल्फा कार्बन। द कार्बन अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। ठीक है, अगर पहले कार्बन के ऊपर मौजूद है तो क्या होगा? हम इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, यानी सेंट्रल कार्बन है, इसके जरिए इर्द गिर्द क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हुए होते हैं। These are present an acidic group on one side and amino group on other side. ये इसका acidic group है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो निकल सकता है, और ये क्या है? इसका अमीनो ग्रुप है। हाइड्रोजन is present on alpha carbon with R group. The R group may vary to produce different types of amino acids. क्या कहते हैं? R group जब different होगा तो different किस्म के amino acid जो है वो बनेंगे। It means the kind of all amino acid depend on the nature of the R group. So comprehensively we can say that except glycine all the amino acid क्या रहता है कि अगर आर ग्रुप को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? नया जो है वो कंपाउंड बनता जाएगा। अब देखो जो होता है ना अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, अब कार्बन है, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर तो सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, आर की जगह क्या लग जाता है? हाइड्रोजन। तो ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है और एक तरफ क्या है? COH है। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन की जगह जो हमारा R है उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाए तो क्या बनता है? ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर H की जगह यानी R ग्रुप, ये R ग्रुप था ना इधर, तो R ग्रुप की जगह अगर हम H लगा दें तो फिर क्या होगा? ये ग्लाइसिन बनेगी। लेकिन अगर ACH की जगह हम कोई मिथाइल ग्रुप लगा दें, यानी CH3 हम लगा देते हैं, ठीक है, तो CH3 क्या करेगा? ये बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जब भी हाइड्रोजन मौजूद होगी तो क्या होगा? एक सिंपल
ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो सारे अमाइनो एसिड है सिंपल, उसमें से कौन सा है, ग्लाइसिन है। और जैसे जैसे हम आर ग्रुप को चेंज करते जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड जो हैं वो बनते जाते हैं। कंटेन द फॉलोइंग यूनिट्स विद अल्फा कार्बन, कौन कौन सा होता है, एक आर ग्रुप होता है, एक इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक इसका हाइड्रोजन एटम होता है। नेक्स्ट जो है इसका है अमीनो एसिड अकरिंग इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। Although more than 300 naturally occurring amino acids are known, 300 से ज्यादा जो है वो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, इतने मौजूद हैं, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोटीन प्लांट सेल एज वेल एज द एनिमल सेल इन ओरिजिन। क्या कह रहा है कि सिर्फ 20 किस्म की प्रोटीन से ही जितनी सिर्फ 20 किस्म के अमाइनो एसिड से ही जितनी भी प्रोटीन्स हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर है चाहे एनिमल सेल के अंदर है, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। लेकिन कुदरती तौर पर नेचर के अंदर कितने मौजूद हैं, 300। These 20 amino acids are called as primary, standard और normal amino acids। को तीन नाम है, इसको हम या तो प्राइमरी कहते हैं या स्टैंडर्ड कहते हैं या फिर नॉर्मल अमाइनो एसिड कहते हैं। ये इसने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया जो कि मैंने भी बनाया था, और ये इसने एलानिन का, इसमें देखो हाइड्रोजन लगी हुई है लेकिन इसमें क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया। तो आज का लेक्चर इतना ही था, कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई है।